ओके ओके सर। सो हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। और लास्ट टॉपिक में हमने बताया था आपको कि व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस क्या है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन कि कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो थोड़ा सा उसे आज रिवाइज कर लेते हैं, है ना। कि कौन सी क्राइटेरिया थी कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है, तो उसके मूवमेंट को देख करके हम पता करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है। तो कोई भी लिविंग थिंग्स में कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए उसे मूव करने के लिए, और वो अपने सेल्फ एनर्जी के द्वारा उसे उसमें मूवमेंट होता है ना। तो ये पॉइंट था। इसके अलावा उसके मूवमेंट में उसके जो क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं कि लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए। तो उसमें उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं फूड, एयर, वाटर। ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में उसके लिए ज़रूरी है कि उसे भोजन मिलना चाहिए, फूड, एयर एंड वाटर, है ना। और इसके अलावा उसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन किस चीज़ के लिए होता है? टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग टू नेक्स्ट जनरेशन ना। जो आप अपनी ऑफ स्प्रिंग्स को उत्पन्न करते हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और इसके अलावा हमने आपको बताया था रेस्पायरेशन की क्रिया होती है इसमें, और न्यूट्रिशन उनके लिए ज़रूरी है। तो ये करेक्टरिस्टिक थे, ये करेक्टरिस्टिक फीचर थे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ना। और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो लिविंग होते हैं, उनमें लिविंग के कैरेक्टर्स शो करते हैं। जैसे कि सनफ्लावर्स होता है, जो सनफ्लावर्स में आपने देखा होगा जो मूवमेंट होता है फ्लावर का, तो जिस डायरेक्शन में वो सनलाइट आती है उस डायरेक्शन में वो मुड़ जाता है। तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं इसमें लोकोमोटिव मोशन नहीं होता है, पर हाँ इनके कुछ पार्ट्स में मोशन देखने को मिलता है। तो इसे कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स में लिविंग की कैटेगरी में इन्हें रख सकते हैं, है ना। तो ये हमने बात की लिविंग करेक्टर को देख करके, है ना, कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है। और इसके अलावा मैंने बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो तरह के न्यूट्रिशन हमने आपको बताए थे, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना। तो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो सारे प्लांट्स में मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ना। फोटोसिंथेसिस के द्वारा सभी प्लांट्स में हमें ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट देखने को मिलता है। और हमने एक एग्जाम्पल बताया था नॉन ग्रीन प्लांट्स ईस्ट का, जो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक वाले में मैंने बताया था कि ये जो होते हैं इसमें ज़्यादातर प्लांट्स नहीं, इसमें कोई प्लांट्स नहीं होते हैं, इसमें एनिमल्स रखे गए हैं जो अपना भोजन दूसरे प्लांट्स पे निर्भर करते हैं या फिर दूसरे एनिमल के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैंने ये टॉपिक आपको बताया था, ऑटोट्रॉफ ऑटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा बताया था हेटेरोट्रॉफिक। ये दो पॉइंट्स थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, है ना। तो इसमें हेटेरोट्रॉफ में एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि डियर है, लाइन है, और और दूसरे भी एनिमल्स जो अपना भोजन प्लांट्स पे निर्भर करता है या फिर किसी दूसरे अदर एनिमल्स पे। हेटेरोट्रॉफिक के मैंने 3 एग्जाम्पल बताए थे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक में मैंने एग्जाम्पल बताया था मशरूम का। पैरासाइटिक में मैंने जो एग्जाम्पल बताया था वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का,
है ना। और इसके अलावा टेप वार्म, रेड वार्म, हुकवार्म का एग्जाम्पल बताया था आपको। तो और होलोजोइक में वो एनिमल्स होते हैं जो सीधे दूसरे प्लांट से अपना फूड लेते हैं, तो वो होलोजोइक का एग्जाम्पल था। मैन भी होलोजोइक में आएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट वाला हो गया, होलोजोइक में मैन एंड एनिमल्स का हो गया। और इसके अलावा न्यूट्रिशन इन प्लांट की अगर बात करें तो उसमें आपको पता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, ना। सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में एब्जॉर्ब किया जाता है। सनलाइट की क्रिया हमने मुझे बताई, सनलाइट जो हमने बताया था वो सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, ना। क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है और उससे क्या बनता है फिर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, इन दिस प्रोसेस, तो ये प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस में। और इसके अलावा आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इसको देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल की। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इनके 3 ग्रुप होते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स के ग्रुप इसको डिवाइड करेंगे 3 ग्रुप। पहला होता है हर्बीवोरस, ना, हर्बीवोरस। दूसरा होता है कार्निवोरस और तीसरा होता है ओमनिवोरस। ये 3 तरह के ग्रुप हैं। आपको पता है हर्बीवोरस जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी, वेजिटेरियन। तो जो जो प्लांट्स पे अपना भोजन निर्भर करता है जिन लोगों का, वो हर्बीवोरस। कार्निवोरस, कार्निवोरस वो होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। उसमें मैन का भी आ जाएगा, और लाइन का भी आ जाएगा। अगर लाइन मांस खाता है तो इसलिए लाइन कार्निवोरस में आ जाएगा, है ना। फ्रॉग एंड स्नेक जो है ये कार्निवोरस में आ जाएंगे। ओमनीवोरस में देखो, कार्निवोरस का जो एग्जाम्पल होगा वो मैन हो सकता है ना, और ओमनीवायरस का जो एग्जाम्पल होगा वो भी मैन हो सकता है, और हर्बीवोरस में मैन हो सकता है। तो इन तीनों कैटेगरी में मैन हो सकता है, क्योंकि मैन शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी होता है, और कुछ है। और अगर मांसाहारी तो इसका मतलब है कि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ओमनीवायरस। और ओमनीवायरस के और एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि लाइन। ओमनीवायरस में आ जाएगा एग्जाम्पल फॉर, इसमें एग्जाम्पल होगा जैसे कि मैन, 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 क्रो का एग्जाम्पल है ना, एंट का एग्जाम्पल है, स्पैरो का एग्जाम्पल है। ये ओमनीवायरस जो दोनों पे जिनका भोजन निर्भर करता है प्लांट्स और एनिमल्स में। तो हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले ना हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये टॉपिक बड़ा सरल है वैसे तो। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल।
प्रोसेस आप न्यूट्रिशन को हम समझते हैं, तो प्रोसेस में क्या होता है कि हम न्यूट्रिशन अपना कैसे लेते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट आता है कि इनटेक फूड, हम सबसे पहले फूड लेते हैं ना। तो जब फूड लेते हैं तो उसकी आगे क्योंकि फूड जो है मैंने कल बताया था आपको कि फूड जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है बॉडी में ऐसे डिजॉल्व नहीं होगा, इसके मिनरल्स बॉडी सेल्स को ऐसे नहीं मिलेंगे ना, इसको कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये जो ऑर्गेनिक फूड है ये चेंज करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किसमें चेंज हो जाएगा, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इसके प्रोसेस में कुछ चीज़ों से ये फूड कुछ प्रोसेस में होकर के गुजरता है। तो कौन कौन सा प्रोसेस पहला है, पहला तो होगा इंजेशन, ठीक है। इंजेशन मतलब ग्रहण करना, ठीक है। इनटेक फूड इनटू माउथ, माउथ में जब हम खाना रखते हैं निवाला ना, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इंजेशन प्रोसेस में इनटेक फूड को हम लेते हैं, है ना। तो इसकी डिफिनेशन बनाएंगे कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन ग्रहण करना, इंजेशन की हिंदी ग्रहण करना। ये पहला पॉइंट हुआ इंजेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होगा डाइजेशन। अब ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, ये स्टमक में होगी, डाइजेशन वाली, हाँ, डाइजेशन वाली प्रोसेस। डाइजेशन वाली जो प्रोसेस होगी ये कहाँ पे होगी, डाइजेशन वाली प्रोसेस होगी स्टमक में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं किसमें, छोटे छोटे सोल्यूबल वाटर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, या फिर वाटर इनऑर्गेनिक वाटर मॉलिक्यूल्स में। ओके, डाइजेशन में क्या होता है कि जो लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स वो टूट जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है किसमें, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है। एब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे ना, एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आगे फूड पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में उसको चेंज हुआ था भोजन से, जो स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मुझे मिले थे ना बॉडी को, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ना, जैसे कि लाइक कौन कौन से, लाइक कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो इसको क्या क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गोइंग टू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये कहाँ चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में भेज दिए जाते हैं टू बॉडी सेल्स। ओके, तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब करके इन्हें बॉडी सेल्स में भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस थी एब्जॉर्प्शन की ना। एसिमिलेशन में क्या होता है,
एसिमिलेशन में होता है इसका ग्रहण। ग्रहण कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो चौथा जो पॉइंट आएगा वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को हिंदी में बोलेंगे आत्म संग्रहण। ठीक है, आत्म संग्रहण। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी सेल्स में पहुंचे थे, हाँ, तो वहां पे क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इंटेस्टाइन की वाल होती है, देखो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वाल में और ये बॉडी सेल्स तक पहुंचने में, बॉडी सेल्स तो इंटेस्टाइन की वाल से जब मिनरल बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं तो वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उसकी वाल से बॉडी सेल्स में पहुंचते हैं। ओके, और फिर इसका यूज कर लिया जाता है, मतलब यूज फॉर एनर्जी के रूप में। बॉडी उसको बाद में किस चीज़ में यूज करेगी? एनर्जी के फॉर्म में। मैंने ये पॉइंट कल बताया था कि यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर। बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस से जो मिनरल्स थे वो बॉडी सेल्स में पहुंचे और वो मिनरल्स अब यूज कर लिए जाएंगे किस चीज़ में? एनर्जी के लिए। कि अगर कोई ह्यूमन बींग्स काम करता है ना, मजदूर अगर काम करता है तो वहाँ पे उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बॉडी सेल्स में एनर्जी की ज़रूरत उसे पड़ेगी। तो जब एनर्जी का प्रोसेस चलता है तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। तो उस प्रोसेस के द्वारा, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा इस एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा। ओके, आप लोगों को दिख रहा है? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो। ओके ओके ओके, जस्ट ओके सर, अभी कंटिन्यू रखते हैं। हेलो, ओके। यहाँ पे हमने बताया कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन का, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन का, तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के हमने बताया 4 स्टेप बताए। पांचवा अभी पांचवा इसमें एक और स्टेप है। जैसे पहला मैंने बताया इंजेक्शन का, इनटेक फूड। सेकंड मैंने बताया डाइजेशन का ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके बड़े पार्टिकल्स को छोटा किया जाता है। और तीसरा मैंने बताया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। चौथे में मैंने बताया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ना, एनर्जी को डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो बॉडी सेल्स में संरक्षित किए जाते हैं, रखे जाते हैं, है ना, और रिजर्व किए जाते हैं वहाँ बॉडी सेल्स में। और उसका यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर। ठीक है,
बॉडी रिपेयर में क्या आ जाएगा कि जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कट गया, जल गया, या हाथ पैर उसके किसी कारण से वो हो गए, तो वहाँ पे बॉडी सेल्स उसको, उस चीज़ को रिपेयर करती हैं। तो ये था। और इसमें पांचवा पॉइंट आ जाएगा इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो लास्ट में जो फूड लिया गया था ना, उसको बॉडी जो है एग्जिट करती है, बाहर निकालती है ना, तो गो फॉर टॉयलेट, लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉयलेट के लिए जाता है, तो उस प्रोसेस को एट द लास्ट, ये प्रोसेस है इजेशन का ना। तो ये 5 स्टेप इसमें आते हैं। हेलो। सर क्लास क्या खत्म हो गया? हेलो सर। हेलो सर, क्लास खत्म हो गया क्या? ओके सर।
हेलो हेलो Yes, sir. यस हेलो You can प्रदीप सर। resume, sir. आपने जहाँ से स्टॉप किया था सर वहीं से स्टार्ट कर दीजिए. ओके ओके यस And so please rotate the camera if possible. यस यस सर जस्ट rotation. It's not taken up because I think mobile battery is low, so that's why rotation is not take, taken up. Okay, okay, no problem, sir. You can continue. Hello. Yes, no problem, sir. You can continue. You can turn the camera. Sir, 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 mobile battery is very low, so that's why rotation is not taken up. So Yeah, no problem, sir. You can, do it in your way. आप सीधा मोबाइल करके ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. yes. Hello, sir. Yes, sir. Fine now. Okay, okay. Hello, student. So we are continue. तो मैंने यहाँ पे जो आपको प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बताया ना, वो उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. पहला इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिफ्थ वन इजेशन. अब हम इसके डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, है ना. तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में मेरे पास देखिए, जैसे कि ये फोटोग्राफ्स है इसका, आपको क्लियर दिख रहा है आई थिंक. यहाँ पे सबसे पहली जो ओपनिंग है ये माउथ की ओपनिंग है. तो यहाँ पे माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं ना. तो इसके नीचे यहाँ पे इसके दोनों सरफेस पे टीथ, और टीथ के यहाँ पे नीचे एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स. तो माउथ में जो ग्लैंड्स मिलती है वो हमें सिलेवरी ग्लैंड्स मिलती है. ओके. और इसके बाद जो यहाँ से एक इसमें एक पाइप अटैच है, आप देख रहे हैं. इस पाइप को फूड पाइप बोलते हैं और इसे ऑसोफेगस, इस पाइप को ऑसोफेगस बोलते हैं और इसका जनरल नेम फूड पाइप. ओके. तो ये जो फूड पाइप है ये विंड पाइप के पीछे होता है. जो विंड पाइप होता है ट्रैकिया के ये पीछे होता है. तो विंड पाइप यहाँ पे यहाँ पे आ गया कि विंड पाइप ना, विंड पाइप ये होता है फ्रंट साइड में. ये कहाँ पे होता है? फ्रंट. और इसी के बैक साइड में जो होता है ये होता है फूड पाइप. ये होता है बैक साइड में. ओके. और जो फूड पाइप यहाँ पे देखिए, इसके आगे जो एक पाइप आ जाएगा यहाँ पे ऐसे
आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे इस पाइप के आगे जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आ जाएगा विंड पाइप का। तो विंड पाइप के पीछे फूड पाइप, और यहाँ जो ऊपरी सिरे पे जो इसे डिवाइड करता है फूड पाइप और विंड पाइप को, उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे कि ये देखिए ऐसे, हाँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये हो गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये, ओके। तो ये वाला जो पीछे वाला पाइप है, यहाँ वाला ये हो गया फूड पाइप, बैक साइड में ओसोफेगस से बोलते हैं, ओके। और इसमें ये जो आगे की तरफ ये विंड पाइप, और तो यहाँ पे एक ओपनिंग जो होती है इसे डिवाइड करती है यहाँ पे ऐसे 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 करके।
इस खाने में, 8 चीजें इस खाने में मिक्स होंगी, है ना, और इस खाने की होगी चर्निंग, और चर्निंग करके ये आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, यहां से आगे। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम बता देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए इस फोटोग्राफ में, जैसे ये ना, ये जे शेप्ड है, ये जो फूला वाला दिख रहा है ये स्टमक, ये जे शेप्ड है। कैमरा को थोड़ा सा बाएं तरफ लीजिए, ऐसे। अब ठीक है, अब ठीक। ओके, तो ये वाला जो फूला वाला पार्ट दिख रहा है ये मैंने स्टमक बता दिया ना। अब आप ये आगे जो ये प्रोसेस आया है ना इसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो सबसे बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बहुत पतली रस्सी की तरह होती है। ये 6.5 मीटर होती है, बहुत लंबी होती है। इतना 6.5 का मीटर का मतलब हो गया कि जितना 2 मंजिल घर होता है, 2 फ्लोर बिल्डिंग, है ना। तो 6.5 मीटर, और फिर इसी से अटैच रहती है ये किनारे किनारे। देखिए ये वाला जो अटैच है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर के आसपास, किसी में थोड़ा सा कम, किसी में ज्यादा, है ना। और इससे यहाँ पे देखिए निचले सिरे में ये वाला पार्ट है रेक्टम, और रेक्टम से सबसे लास्ट में एनस। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, तो मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, उससे अटैच है लास्ट में रेक्टम। रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो वेस्टेज फूड होता है, बचा हुआ सबसे आखिरी में ना, तो वो रेक्टम में आकर के रुक जाता है, और रेक्टम से फिर ये एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, एग्जिट फॉर गो टू टॉयलेट। और यहाँ पे जो एनस की कवरिंग होती है ना, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है इसे रोकने के लिए, जो चारों तरफ एक छल्ले की तरह होता है स्फिंक्टर। वो स्फिंक्टर क्या करता है, इस रास्ते को बंद रखता है, और इस स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जो इस फोटोग्राफ में नहीं बना है। इस यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, वो होता है यूरिन ब्लैडर का। तो यूरिन ब्लैडर का वो हम उसमें पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये स्फिंक्टर एक यहाँ पे होता है, एक स्फिंक्टर, और दूसरा स्फिंक्टर यहाँ पे होता है इस जगह पे, कि यहाँ से जो स्टमक में स्टोर हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने आप ना जाने पाए, यहाँ पे रुके, पहले उसकी प्रोसेस स्टमक के अंदर हो जाए, फिर खाना आगे जाए। तो एक स्फिंक्टर इस जगह पे होता है जहाँ पे मैंने पेन की नोक रखा हुआ हो, और एक स्फिंक्टर इस जगह पे होता है सबसे स्टमक के ऊपरी भाग, ताकि ये खाना जो स्टमक में आ गया अब ऊपर एसोफेगस में ना जाने पाए। ठीक है, तो ये 3 स्फिंक्टर होते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया। और ये और भी कुछ बताना है, हमें लग रहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यही इतना प्रोसेस था, और तो कुछ नहीं है हमें लग रहा इसमें। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में यही इतना था ना प्रोसेस। हमने आपको बता दिए क्या क्या चीजें बता दी। देखो मैंने आपको बता दिया इसमें कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा मैंने बता दिया कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें मैंने प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में ना। और बस यही 2 ही पॉइंट बनते हैं इसमें, और मैंने इसकी क्रियाविधि तो आपको बता दिया, वो तो आप लिख लोगे इसी तरीके से। और इसके ऑर्गन्स मैंने बता दिया, 3rd इज द ऑर्गन्स ना, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स, ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया इसमें। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इन ह्यूमन बींग्स जो मैंने आपको बताया। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो मेडिकल परीक्षा के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एम्स का परीक्षा दे रहे हो, चाहे नीट की, या फिर कोई अदर मेडिकल एग्जाम्स। हाँ,
तो इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो खूब पूछे जाते हैं मेडिकल एग्जाम्स में। तो मैंने इसे पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आप समझ सके इसे। और तो बस इस टॉपिक में यही तक था। जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो बताना, मैं सर से पूछ करके या तो अपने व्हाट्सएप नंबर पे डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे। ओके। और वैसे मेरा नाम जयप्रकाश है। फॉर सर, आप एग्जाम्पल, कौन सी स्टेट से है? सॉरी सर, आप कौन सी स्टेट से है? स्टेट? हाँ सर, हाँ सर। मेरा स्टेट यूपी है सर, यूपी लखनऊ। सर समझ। हाँ, यूपी लखनऊ। और